आज की कहानी समुद्र के बीच फंसे 3 जाबाज सैनिकों की है, जिन्हें वॉर के दौरान अपने प्लेन में फ्यूल खत्म होने के कारण बीच समुद्र में ही लैंडिंग करनी पड़ती है। इन्हें लगता था कि इनकी आर्मी इन्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लेगी, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो पाता और यह समुद्र में फंसे रह जाते हैं। वे लोग 34 दिनों तक समुद्र में फंसे रहते हैं और इनकी हालत मौत से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि आखिर में यह लोग इस समुद्र से जिंदा बचकर वापस निकल पाएंगे या नहीं। आइए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो का लाइक एम रखते 500 तो फटाफट से लाइक कर दो। कहानी की शुरुआत 1942 के पर्ल हार्बर शहर से होती है, जब जापान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया था। इसीलिए अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था और वह किसी भी हालत में जापान से बदला लेना चाहता था। इसलिए अमेरिकन आर्मी के कई सारे फाइटर, जेट नेवी और एयरक्राफ्ट जापान के समुद्र में रहे नेवी और पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। तभी हम एक एयरक्राफ्ट को देखते हैं जिसमें 3 लोग होते हैं, पायलट हेरोल्ड, टोनी और रेडियो मैन जीन। बाकी सभी की तरह ये प्लेन भी जापान पर अटैक करने के लिए जा रहा था और जब यह लोग अपना काम खत्म करके वापस आ रहे थे, तभी इनका प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाता है, जिस वजह से यह अपना रास्ता भटक जाते हैं और दूसरी तरफ चल देते हैं। काफी देर हवा में घूमने के बाद भी इन्हें सही रास्ता नहीं मिलता और इनका फ्यूल भी अब खत्म होने वाला था। जिन रेडियो से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिग्नल सही से नहीं आ रहे थे, तो यह लोग रेडियो को बार बार ऑन ऑफ कर रहे थे ताकि उसमें सिग्नल आए और ये किसी से कनेक्शन बना सके और एक हेल्प मैसेज भेज सके। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी इनका किसी से भी कनेक्शन नहीं हो पाता और इनका फ्यूल भी अब खत्म ही होने वाला था। फिर वह अपने साथियों से कहता है कि जरूरी सामान निकाल लो। इसके बाद वह इस विशाल समुद्र पर लैंडिंग कर देते हैं। लैंडिंग के बाद हेरोल्ड तो पानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन वही टोनी और जिम का बेल्ट नहीं खुलता और वो प्लेन के साथ ही पानी में डूबने लगते हैं। वह काफी नीचे तक आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वह डूब जाते, उनका बेल्ट खुल जाता है और वह पानी से बाहर आ जाते हैं। इनके पास एक एयरबोट होती है, इसलिए वो तीनों ही उस एयरबोट में बैठ जाते हैं। लेकिन इनके पास यहाँ ना ही खाने के लिए खाना है और पीने के लिए पानी। हालांकि इनके प्लेन में वो जरूरत की सभी चीजें मौजूद थीं, लेकिन ये उसमें फंस गए थे, इसलिए यह वहां से कुछ भी निकाल नहीं पाए। अब ये तीनों इस साउथ पैसिफिक यानी विशाल समुद्र के बीच फंस चुके हैं, जिसका हमें दूर दूर तक कोई भी अंत नहीं दिख रहा था। इन्हें यकीन था कि इनकी आर्मी इन्हें जल्द ही यहां से निकाल लेगी और ऐसा होता भी है। कुछ ही समय बाद इन्हें आसमान में अमेरिकन आर्मी का एक एयरप्लेन नजर आता है, तो हेरोल्ड कहता है कि हमें जल्दी से अपना पैराशूट खोल लेना चाहिए ताकि यह हमें देख सके, क्योंकि यह बोट बहुत ही छोटी थी तो ये इतनी ऊंचाई से नहीं दिखेगी। तभी इन्हें पता चलता है कि इनका पैराशूट प्लेन के साथ ही पानी में डूब गया है और ना ही इनके पास फ्लेयर गन थी जिसे चलाकर ये लोग इशारा दे सके। तो ये अपनी जैकेट उतारकर उसे हवा में लहराने लगते हैं ताकि वो लोग इन्हें देख सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन काफी दूर था, इसलिए वह इन्हें बिना देखे ही यहाँ से चले जाते हैं। रोड कहता है कि यह एयरक्राफ्ट असल में हमें ही ढूंढने आया था और यह हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि वो लोग बार बार एक ही जगह पर ढूंढने वापस नहीं आएंगे, यानी अब इन्हें खुद से ही किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन यह तीनों ही जानते थे कि यह यहाँ फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, और अगर ऐसे में जापानीज आर्मी ने देख लिया तो वो इन्हें पकड़ लेंगे। फिर हेरोल्ड सबसे कहता है कि अपने जूते निकाल लो, क्योंकि यह सफर बहुत लंबा होने वाला है। लेकिन इनकी एयरबोट बहुत छोटी होने के कारण अब उसमें कोई भी सामान रखने की जगह नहीं बची थी, तो हेरोल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे। जिसके बाद टोनी और जिन अपने जूते पानी में फेंक देते हैं, लेकिन हेरोल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। तो यह देखकर टोनी कहता है कि आपने अपने जूते क्यों नहीं फेंके? तो हेरोल्ड उसे कहता है कि अगर कहीं जमीन आ गई तो हम में से किसी के तो जूते लगे ही, इसलिए मैंने अपने जूते नहीं फेंके और इसी तरह इनके यहाँ 4 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस बोट में इतनी जगह नहीं थी कि यह तीनों एक साथ सो सके, इसलिए ये एक एक करके सोते हैं। अब एक रात हेरोल्ड कहता है कि किसी को पानी पीना है। यह सुनकर दोनों ही उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। फिर हेरोल्ड अपने जूते में टॉयलेट करता है और उसे पी लेता है, क्योंकि वह जानता था कि इन्हें यहाँ पानी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। सुबह हेरोल्ड इन्हें कहता है कि हम पैसिफिक समुद्र के बीचों बीच हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से 1900 माइल दूर है, और जो हमारे पीछे की तरफ है वो साउथ अमेरिका है, जो 6000 माइल दूर है। हेरोल्ड एक पायलट था, तो उसे सभी दिशाओं और जगहों के बारे में अच्छी तरह अंदाजा होता है। वो कहता है कि अगर इसी तरह हम चलते रहे तो कुछ ही हफ्तों में हम एक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। यह सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि कहीं पहुंचना तो दूर, इससे पहले हम भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। जिम कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, तो हमें कुछ करना होगा। इनके पास एक स्प्रिंग और कुछ सामान होता है जिसे यूज करके यह एक
मछली पकड़ने का कांटा बनाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। कुछ देर बाद इनके कांटे में कुछ फंस जाता है तो ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन खींचने के कारण रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। तो जिन कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, इसलिए वो पानी में कूद जाता है। अब गर्मी के कारण टोनी भी पानी में जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हेरोल्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि इस पानी में शार्क है। और जब जीन ये बात सुनता है तो वो बोट पर वापस आ जाता है। अब देखते ही देखते इन्हें इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं। ये लोग इस विशाल समुद्र के बीच फंसे थे, लेकिन ये ना ही उसका पानी पी सकते थे और ना ही इन्होंने खाने का एक निवाला अभी तक खाया था। ये तीनों काफी कमजोर हो गए थे, पर जब टोनी से बर्दाश्त नहीं होता तो वो समुद्र का पानी उठाकर पीने की कोशिश करता है, लेकिन हेरोल्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि यह पानी तुम्हें और भी डिहाइड्रेट कर देगा। असल में यह तीनों हेरोल्ड के कारण ही यहाँ पर फंसे थे। दरअसल वह ईस्ट की तरफ जा रहे थे और वह जिनसे इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं कि हम सही जा रहे हैं, तो रेडियो पर उसे बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है, लेकिन हेरोल्ड सीधा ही चलता रहता है और यह अपना रास्ता भटक जाते हैं और फ्यूल खत्म होने के कारण ये लोग अब समुद्र में फंस गए हैं। अब अचानक हेरोल्ड को याद आता है कि उसके जेब में एक पेंसिल है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है कि हम इस पेंसिल से एक मैप बनाएंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम कहां पर है। उसके बाद वह अपने एयरबोट पर एक मैप बनाना शुरू कर देते हैं और जब मैप तैयार हो जाता है तो उसे देखकर इन्हें पता चलता है कि हमें अपने बोट को लहरों के साथ बहने से रोकना होगा। वह अपने लाइफ जैकेट और कुछ सामान का उपयोग करके एक लंगर बनाते हैं, जिससे उनकी बोट एक जगह पर रुक जाएगी और जब हवा अपनी रुख बदलेगी तो यह लंगर को बाहर निकाल लेंगे ताकि जिस तरफ ये जाना चाहते हैं वहां जा सके। फिर ये उस लंगर को पानी में डाल देते हैं और ईश्वर को प्रे करने लगते हैं। जिम कहता है कि हमने जिंदगी में कोई भी काम अच्छे नहीं किए, लेकिन फिलहाल हमें आपकी मदद की जरूरत है। वही हेरोल्ड ईश्वर से मांगता है कि इस समय जितने भी लोग उनके की तरह समुद्र में फंसे हुए हैं उनकी मदद करना। और टोनी कहता है कि जैसे इन दोनों ने कहा सही, लेकिन फिलहाल हमें सबसे ज्यादा जरूरत पानी की है, तो प्लीज यहाँ पर बारिश करवाइए। लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती तो टोनी निराश हो जाता है। फिर जब रात में ये सभी सो रहे होते हैं तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और कई दिनों बाद इन्होंने पानी पिया था, जिससे इन्हें काफी राहत मिलती है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जीन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। उसे देखकर हेरोल्ड कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन नहीं देखा है। तो जीन उसे कहता है कि जहां से वह आया है वहां एक बहुत फेमस कहावत है, यू डोंट कैच देन यू डोंट ईट। लेकिन अब जीन भी धीरे धीरे खुद से ही हार मान रहा था। वो अपने जेब से एक चाकू निकालता है, तो यह देखकर हेरोल्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे हमेशा अपनी जेब में रखना, क्योंकि हमारे पास यही एक चीज है जो हमारी नाव में छेद कर सकती है। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और पानी में मछलियों का इंतजार करने लगता है और जब उसे मछली नजर आती है तो वह उस पर चाकू से वार करता है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसने बोट पर चाकू मार दिया है। तो हेरोल्ड उसे कहता है कि चाकू को निकालना मत, क्योंकि अगर चाकू निकाला तो बोट में पानी भर जाएगा और यह बोट डूब जाएगी। लेकिन वह देखते हैं कि उसने चाकू बोट पर नहीं बल्कि एक शार्क के बच्चे पर मारा था। वो उसे ऊपर बोट में खींच लेते हैं और उसके बाद वह सभी मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं और पूरे 1 हफ्ते बाद खाने का पहला निवाला खा रहे थे, जिससे इन्हें ना ही खुशी मिलती है बल्कि इनके शरीर में एनर्जी भी आ जाती है। यहाँ हेरोल्ड कहता है कि वह अब घर जाएगा। उसकी पत्नी उससे काफी नाराज होंगी। वो इन दोनों से कहता है क्या तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, जिस पर टोनी कहता है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वही जीन कहता है कि ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही उसकी अभी तक शादी हुई है। तो टोनी उसे कहता है कि मेरी बहन बहुत सुंदर है, तुम यहाँ से निकलने के बाद उसे डेट कर लेना। ये लोग यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि इनके बोट के चारों तरफ बहुत सारी शार्क आ जाती है। असल में इन्होंने जब उस शार्क के बच्चे को मारा था तो उसके खून की कुछ बूंदें नीचे पानी में गिर गई थी, जिसके स्मेल से आकर्षित होकर ये सभी शार्क यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन किस्मत से वह इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और कुछ देर बाद यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही दिन ढलता है यह वापस से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। एक रात जब जीन पानी में हाथ डालकर सो रहा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर अटैक कर देती है, जिससे उसके हाथ पर जख्म आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जीन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ को यह ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सुबह जिनको लगता है कि सामने कुछ तो है, शायद कोई आइलैंड है, तो वो टोनी को दिखाता है। लेकिन टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब इतने दिन पानी में रहने के कारण इन्हें अजीब अजीब हेल्यूसिनेशन और वहम होना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते इन्हें 15 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि टोनी के हाथ में एक गन होती है।
तो जीन उसे कहता है कि गन मुझे दो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। तो यहाँ पर उसके बोट में सामने की तरफ एक पंछी बैठा होता है। तो जीन उस पंछी पर गोली चला देता है, लेकिन वह पंछी पानी में गिर जाता है, जिससे यहाँ पर हेरोल्ड की नींद खुल जाती है। और जब वह देखता है कि पंछी पानी में गिरा है तो वह जल्दी से बिना सोचे पानी में कूद जाता है और उस पंछी तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उसे लेकर वापस आ रहा होता है तो उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करती, वो नाव पर चढ़ जाता है और वह शार्क बोट के नीचे से होते हुए गुजर जाती है और इस तरह हेरोल्ड बच जाता है और इन्हें खाना भी मिल जाता है। अब 15 दिन बाद इन्हें वापस से खाना मिला था, लेकिन इतने समय से एक ही जगह पर रहने के कारण इनके दिमाग में भी अब असर होना शुरू हो गया था। इन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे थे और देखते ही देखते यहाँ पर समय बीतता जा रहा था और इन्हें पूरे 20 दिन हो जाते हैं। और जब सुबह हेरोल्ड उठता है तो वह देखता है कि ड्यूटी पर कोई भी नहीं था और वह सभी के सभी सो रहे थे, यानी कोई भी हवा की दिशा नहीं देख रहा था, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऑनर्डर दिया था लेकिन तुमने मेरे ऑनर्डर नहीं माने। जीन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमें अब तक तो तुम्हारे आइलैंड तक पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ है तुम्हारा आइलैंड? तो हेरोल्ड उसे कहता है कि उस मैप के एक रफ कॉपी मेरे दिमाग में भी है। तो ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रफ कॉपी, यानी हेरोल्ड अभी भी श्योर नहीं था कि वो कहाँ पर है। तो जीन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे ही वजह से हमें इस समुद्र में लैंड करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारे शिप कहाँ पर है और तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए, जिससे हम आउट ऑफ रेंज हो गए और उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। और हेरोल्ड भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जब वो ऊपर हवा में होते हैं तो उसे नींद आ गई थी और वह कुछ सेकंड के लिए सो गया था और जब उसकी आंख खुली तो वह बहुत दूर आ गए थे। इन्हें नहीं पता था कि ये कहाँ पर है और फ्यूल खत्म होने के कारण इन्हें समुद्र में लैंड करना पड़ा और ये सब हो गया। यानी इन सब के पीछे गलती हेरोल्ड की थी। हेरोल्ड को इस बात के लिए काफी पछतावा होता है और वो इन दोनों से माफी भी मांगता है। उसके आंख में यहाँ पर आंसू होते हैं, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते थे। जिन उस मैप को उठाता है और कहता है कि अब यही मैप हमें घर वापस ले जाएगा। तभी हेरोल्ड को एक आइडिया आता है और वो अपने शू को काटकर उसके 2 चप्पू बना लेता है ताकि जिस दिशा की तरफ ये जाना चाहते हैं वहां जा सके। और टोनी कहता है कि जो कोई भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर कराएंगे, वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन यह मंजिल इतनी आसान नहीं होने वाली थी। इन्हें कुछ दिन और गुजर जाते हैं और इन्हें समुद्र में फंसे हुए 30 दिन हो गए थे और अब बोलने की भी हिम्मत इनमें नहीं बची थी, क्योंकि यह भूखे थे और प्यासे थे और ना ही इनमें कोई मोटिवेशन था। उसी रात एक बार फिर से बारिश होती है जिसमें इन्हें वापस से पानी मिलता है, लेकिन यह देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ आ रहा है और ये उस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी बोट भी पानी में पूरी तरह पलट जाती है और टोनी, जिसे कि तैरना नहीं आता, वह भी कहीं घूम हो जाता है। लेकिन यह देखते ही कि वह बोट के दूसरी तरफ होता है। फिर ये लोग उस बोट को जैसे तैसे करके सीधा करते हैं और एक एक करके वापस इस बोट में चढ़ जाते हैं और इसी तरह से ये तूफान भरी भयानक रात गुजर जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही पूरी तरह थक चुके हैं। इन्होंने भी अब मन बना लिया था कि ये लोग नहीं बचने वाले। ये तीनों जिंदा लाशों की तरह इस बोट पर पड़े थे। हेरोल्ड अपनी पत्नी को याद करके रो रहा था। वही जिनको टोनी की बहन समुद्र में बैठी हुई नजर आती है, वह वैसे ही होती है जिसके बारे में टोनी ने उसे बताया था। असल में यह उसका वहम था। वो टोनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन दिख रही है और वह बहुत सुंदर है, मुझे उससे प्यार हो गया है। टोनी भी कहता है कि तुम अच्छे कपल बनोगे। ये सब सुनकर हेरोल्ड बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि सब कुछ इस तरह होगा, मुझे माफ कर देना। तभी टोनी काफी मुश्किल से कहता है कि हम इतनी दूर आकर इस तरह से हार नहीं मान सकते। उसके बाद वह चप्पू चलाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर बाकी दोनों भी मोटिवेट हो जाते हैं। और अब 24वें दिन ये लोग किसी लाश की तरह पड़े थे इनके अंदर। अब बात करने की भी हिम्मत नहीं है। इसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने हरा भरा खेत देखा। तो हेरोल्ड उसे कहता है कि यह सपना तुम्हें 2-3 बार देख चुका हूँ। और इसके बाद वो थोड़ा समुद्र का पानी उठाकर पीना शुरू कर देता है। दरअसल यहाँ अब उसने भी हार मान ली थी कि वो अब नहीं बच पाएगा। जीन उसे कहता है कि मुझे सामने कुछ दिख रहा है। तभी वो उठकर देखते हैं तो सामने एक आइलैंड होता है, जिसे देखकर इनके अंदर एक खुशी और एनर्जी आ जाती है, क्योंकि पूरे 34 दिनों के बाद ये इस छोटे से आइलैंड को ढूंढ पाए थे। फिर ये अपने हाथों से जोर जोर से नाव को चलाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय के बाद ये समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। पूरे 34 दिनों के बाद इन्होंने जमीन को छुआ था तो इन्हें काफी सुकून मिलता है। यहीं बीच पर 2 झुपड़ी भी होते हैं और अब ये तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस तरह से इस मुश्किल सफर को पूरा करके पूरे 34 दिन बाद ये लोग 20 फरवरी 1942 में उगापुगा नाम के इस छोटे से आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। इन तीनों की ही जान अब बच गई थी, क्योंकि इन्होंने मुश्किल से भी मुश्किल समय में हार नहीं मानी और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि इन लोगों ने इस सफर के दौरान 1000 माइल से भी ज्यादा का सफर तय किया और हेरोल्ड को नेवी की तरफ से अवार्ड दिया गया, क्योंकि उसने मुश्किल से भी मुश्किल समय में अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह गाइड किया था। लेकिन इस घटना के बाद से उसने रिटायरमेंट ले ली। वहीं टोनी ठीक होने के बाद नेवी में ही अपने करियर को कंटिन्यू करता है और जिम एज अ रेडियो मैन वॉर में काम करने लगा। और जिन्हें 1986 में टोनी की बहन फैंसी से शादी कर ली। ये कहानी
कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और कहानी के अंत में हमें इनकी एक रियल तस्वीर भी दिखाई जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ द एंड हो जाती है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें।